इस पर अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच शनिवार शाम से ही मुठभेड़ शुरू हो गई थी, जिसमें 700 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को नक्सलियों ने घेर कर हमला किया था। इस मुठभेड़ में अब तक 22 जवान शहीद हो गए हैं और कई जवान लापता बताए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री बीजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल जवानों से मुलाकात की। नक्सलियों ने 2 दर्जन से अधिक सुरक्षा कर्मियों के हथियार भी लूट लिए हैं। इस घटना पर सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह के अनुसार अगर हमारी किसी भी तरह की विफलता होती तो इतने नक्सली नहीं मारे जाते। घायल नक्सलियों एवं मृत नक्सलियों के शव को ले जाने के लिए 3 ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन में मारे गए नक्सलियों की स्पष्ट गिनती बताना मुश्किल है, लेकिन 25 से 30 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। बता दें, जहां छत्तीसगढ़ में जवान देश के लिए शहीद हो रहे थे, उस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी भाजपा ने उन्हें जमकर घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए कहा, जब राज्य में 22 जवान शहीद हो गए और 30 घायल हो गए, वहीं कोविड-19 संक्रमण भी बढ़ रहा है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री असम में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। या तो वही बात हो गई कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। किसान आंदोलन को तेज करने के लिए नई रणनीति अपना रहे हैं। समय के साथ किसानों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में कृषि कानूनों के विरोध में किसान देश भर में भारतीय खाद्य निगम कार्यालय के सामने घेराव कर विरोध करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर यूपी गेट पर महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार आज एफसीआई बचाओ दिवस के रूप में चिन्हित करते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के काफिले पर हुए हमले के बाद किसान और भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर एक बार फिर आज यूपी गेट पर महापंचायत बुलाई गई है। किसानों के अनुसार अलवर में राकेश टिकैत के काफिले पर हुए हमले का असर यूपी के पंचायत चुनाव पर भी पड़ सकता है। महापंचायत में कृषि कानूनों का विरोध तेज करने का फैसला लिया जाएगा। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें कई विपक्षी दल हिस्सा लेते हुए नजर आए। कई विपक्षी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने किसान महापंचायत को संबोधित किया, लेकिन विपक्षी पार्टियां कृषि कानून की आड़ में केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही हैं और महापंचायतों का सहारा लेकर अपना राजनीतिक मतलब साध रही हैं। हालांकि राकेश टिकैत के अनुसार संगठन का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। महापंचायत चुनाव में मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट कर सकते हैं। भारत में कोविड-19 संक्रमण एक बार जहां फिर से अपने चरम पर पहुंच रहा है, वहीं भारत में इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया को भी तेजी से चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। मुख्यमंत्री ने टीका लगवाने के बाद कहा, कोविड-19 वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं देश के वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद करता हूँ। यह व्यक्ति पूरी तरह से सुरक्षित है। जब हमारी बारी आई तो हम सबको वैक्सीन लेनी चाहिए। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि व्यक्ति वैक्सीन लेने के बाद भी जरूरी सावधानी बरते। यूपी में रविवार को कोविड-19 के मामले 4164 सामने आए थे, तो वहीं 31 मरीजों की महामारी के कारण मृत्यु हो गई थी। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन के अनुसार प्रदेश में अब तक 6,01,440 लोग इस महामारी से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 3,54,13,900 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस समय प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 19,738 है, जिसमें से 10,666 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। हरिद्वार में महाकुंभ मेले का शास्त्रीय और सांस्कृतिक पक्ष उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं।
अर्धयोग को कुंभ मेले का वास्तविक श्री गणेश माना जाता है। कुंभ वर्ष में हरिद्वार कुंभ का अमृत योग 14 अप्रैल को प्रारंभ होता है, तो वहीं दूसरी ओर श्री पंचदशानाम जूना अखाड़ा में चोरोमढ़ियों में दीक्षित होने वाले नागाओं का मुंडन संस्कार किया जाएगा। जूना अखाड़ा के सचिव श्री महंत मोहन भारती के अनुसार पंडितों द्वारा नागाओं का स्नान के दौरान स्वयं का श्रद्धा कर्म संपन्न कराया जाएगा, जिसके बाद धर्म ध्वजा से त्रणियों के नीचे बिरजा में हो सन्यासी भाग लेंगे। करीब 1000 नागा सन्यासियों को दीक्षित किया जाएगा। आगे मोहन भारती ने बताया, नागा सन्यासी बनने के लिए कई कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले नागा सन्यासी को महापुरुष के रूप में दीक्षित कर अखाड़े में शामिल किया जाता है। 3 वर्षों तक महापुरुष के रूप में दीक्षित सन्यासी को सन्यास के कड़े नियमों का पालन करते हुए गुरु सेवा के साथ अखाड़े में विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं। गर्मियां शुरू होते ही जंगलों में आग लगने की घटना शुरू हो गई है। उत्तराखंड के जंगलों में कल आग लग गई थी, जिससे आग पर काबू पाने के लिए प्रदेश में एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए। राज्य के मुख्यमंत्री ने बताया था, आग पर काबू पाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से बात करके 2 छापर मांगे गए थे, जो उन्होंने तत्काल उपलब्ध कराए, जिनकी मदद से आग पर काबू पाने में काफी सफलता पाई गई और अभी भी कार्य जारी है। प्रदेश में एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए, जिसके तहत एक हेलीकॉप्टर को देहरादून पहुंचाया गया। एक हेलीकॉप्टर गौचर में तैनात रहेगा और टिहरी झील से पानी लेगा। दूसरे हेलीकॉप्टर को हल्द्वानी में तैनात किया जाएगा और भीमताल झील से पानी लेगा। 2016 के बाद यह पहला अवसर है जब प्रदेश में जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर को उपयोग किया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 7 अप्रैल तक पर्वतीय जिलों में बारिश और ओले गिरने के आसार हैं, जिसके चलते देहरादून केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही संबंधित विभागों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि इससे जंगलों में लगी आग को राहत मिल सकती है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही जंगल की आग को देखते हुए वन विभाग के सभी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस घटना के मद्देनजर आपात बैठक में यह आदेश जारी करते हुए कहा, इस समय प्रदेश में 40 स्थानों पर जंगल धधक रहे हैं, जिसके मद्देनजर एक अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन, पुलिस और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, सभी जिलाधिकारियों के साथ वनाग्नि प्रतिबंध की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश जारी करते हुए कहा, वह अपने कार्य क्षेत्र में ही बने रहें। साथ ही फायर वॉचर को 24 घंटे निगरानी करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, वनाग्नि की घटनाओं की जानकारी कंट्रोल रूम को तुरंत मिलनी चाहिए, रिस्पांस टाइम में कमी लाई जाए, एक पंचायतों सहित स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि बच्चे और बुजुर्ग आग बुझाने के लिए ना जाए। लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे, जिसके बाद गृह मंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और गृह मंत्री ने सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर हुए हमले के मद्देनजर जगदलपुर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। गृह मंत्री को रिसीव करने के लिए स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद गृह मंत्री घायल जवानों से मिलने भी जाएंगे। गृह मंत्री द्वारा स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। गृह मंत्री सुकमा बीजापुर सीमा पर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ वाली जगह पर भी जायजी के लिए जाएंगे। इसके साथ ही सीआरपीएफ शिविर का दौरा भी गृह मंत्री करेंगे। सीआरपीएफ के महानिदेशक के अनुसार ऑपरेशन पूरी तरह से खुफिया रखा गया था, जिस कारण सुरक्षाकर्मी इतने नक्सलियों को मारने में सफल हुए हैं। इस ऑपरेशन का परिचालन भी ठीक से किया गया था। यदि ऑपरेशन फेल होता तो इतने नक्सली मारे नहीं जाते। भारत के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर तमिलनाडु में 234, केरल में 140, पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए एक ही चरण में मंगलवार को मतदान किया जाएगा। असम में तीसरे और आखिरी चरण में 40 सीटों पर मतदान किया जाएगा।
इसके साथ ही 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, जिसके बाद सभी का ध्यान सिर्फ पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव पर केंद्रित हो जाएगा। बता दें, बंगाल के चुनाव सबसे अहम माने जा रहे हैं क्योंकि इसमें भाजपा और टीएमसी की जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर सिर्फ बोली से ही नहीं बल्कि हाथ पैरों से भी हमला कर रही है। बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं। मतदान के समय भी बंगाल में उथल पुथल का माहौल नजर आता है। बता दें, सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सुरक्षा बंगाल के चुनाव को प्रदान की गई है, जिसके बाद भी हिंसक घटनाएं घटने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी जहां गृह मंत्री का रोड शो होता है वहां क्रूड बम मिलते हैं, तो कभी भाजपा नेता की गाड़ी में ईवीएम मशीन पाई जाती है, तो कभी टीएमसी के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाते हैं, तो कभी भाजपा के कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यकर्ताओं को घायल करते हैं। जहां भाजपा के नेता लोगों से मतदान करने की अपील करते हैं, वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री मतदान केंद्रों पर जाकर अपनी जीत सुनिश्चित करती हैं। बंगाल में पहली बार इतने उतार चढ़ाव के साथ मतदान देखने को मिल रहा है। इस राज्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य की मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ कई केंद्रीय नेताओं की पूरी फौज प्रचार करने के लिए दिन रात एक कर रही है। भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि से स्थिति चिंताजनक हो गई है। इस वर्ष एक दिन में पहली बार 1,03,558 मामले सामने आए हैं। सरकार द्वारा लगाई जा रही पाबंदियों के बाद भी संक्रमण बेकाबू हो गया है। संक्रमण की दूसरी लहर ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। प्रतिदिन हो रही वृद्धि से एक बार फिर भारत पिछले वर्ष जैसी स्थिति में पहुंच गया है। पिछले वर्ष मार्च के महीने में पूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाया गया था। एक बार फिर से भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनने लगी है। 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आने के साथ ही 478 लोगों की इस महामारी के कारण मौत हो गई है। 1 लाख मामले सामने आने के साथ ही भारत में कुल संक्रमण की संख्या बढ़कर लगभग 1,25,89,000 के पार चली गई है। तो वहीं इस महामारी के कारण मरने वालों की संख्या लगभग 1,56,000 के पार है। भारत के साथ साथ विश्व के विभिन्न देशों में भी कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ रहा है। हालांकि भारत में जिस तरह मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद भारत अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गया है। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां अभी एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 58,847 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही लगभग 1,16,82,000 लोग इस महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 7,41,830 पहुंच गई है। भारत में एक बार फिर मौसम बदल रहा है। भारत के कई राज्यों में पारा चढ़ने लगा है। देश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। इन दोनों राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तो वहीं दूसरी ओर मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने लगा है। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में मौसम विभाग के अनुसार गर्मी बढ़ने के आसार है। मौसम विभाग की तरफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान के लाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में गर्म हवाएं चलने के साथ तापमान में और बढ़ोतरी होगी। ऐसे में इन राज्यों में लोगों को चढ़ते हुए तापमान से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मध्य ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी और बारिश दर्ज की जा रही है। वहीं 7 अप्रैल तक मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले भागों में बारिश होने के आसार हैं, जबकि उच्च पर्वतीय भागों में 8 अप्रैल तक बर्फबारी की संभावना है। 7 अप्रैल तक बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर जैसे क्षेत्रों में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय वायुसेना की युद्धक शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू युद्धक विमान का सौदा किया है, जिसके मद्देनजर कई राफेल भारत आ चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस सौदे में एक बार फिर से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। राफेल रक्षा सौदे को लेकर फ्रांस की एक वेबसाइट में कई बड़ी बात सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट को भारत में
एक बिचौलियों को 10 यूरो बतौर गिफ्ट देने पड़े थे। फ्रांस की वेबसाइट के अनुसार राफेल पेपर्स के नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया राफेल को लेकर दसॉल्ट एविएशन ने एक भारतीय बिचौलियों को राफेल सौदे के बदले 10 लाख यूरो यानी 8 करोड़ 62 लाख रुपए दिए गए हैं। इन पैसों को लेकर राफेल कंपनी की तरफ से एंटी करप्शन अधिकारियों को कोई सही जवाब नहीं दिया गया है। दसॉल्ट के खातों में एडिट किया गया है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद दसॉल्ट ने सफाई देते हुए कहा, इन पैसों का इस्तेमाल राफेल लड़ाकू विमान के 50 बड़े मॉडल बनाने में हुआ था, लेकिन आपको बता दें ऐसे कोई मॉडल बने ही नहीं थे। रिपोर्ट के अनुसार ऑडिट में यह बात सामने आने के बाद भी एजेंसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो फ्रांस के राजनेताओं और जस्टिस सिस्टम की साझेदारी को दिखा रहा है।